पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने देखा था साझेदारी क्या होती है और उसका आशय क्या है और इसमें परिभाषा क्या दी गई है। भारतीय साझेदारी अधिनियम में क्या उसे परिभाषित किया गया है। आगे हम देखते हैं कि जो साझेदारी अनुबंध हुआ था, समझौता हुआ था, उस समझौते में क्या बातों का होना आवश्यक है। इसमें पूरा वीडियो है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो छोड़कर ना जाए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। देखिए, साझेदारी जो संलेख है, इस संलेख में आपने देखा होगा, क्योंकि साझेदारी का जन्म जो होता है वो समझौते से होता है और जो समझौता होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने के कारण इसमें जो समझौता है तो कुछ बातें होगी और उन बातों के कारण ही हम देखेंगे कि वो समझौता किन बातों को लेकर होता है। तो देखिए, साझेदारी इसे प्रलेख कहते हैं, ठहराव कहते हैं और इसका जो आशय होता है तो एक ऐसे समझौते से है यानी अनुबंध से है जो साझेदारों के बीच जो दोनों साझेदार उनके बीच लिखित हो सकता है। पहला पॉइंट कि ये लिखित हो सकता है या फिर मौखिक भी हो सकता है। अर्थात ये दोनों साझेदार चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी जो बातें हुई है व्यापार करने से संबंधित, उन बातों को आपस में लिख लेते हैं किसी कागज पे। उसके लिए वो भी समझौता हो सकता है या फिर उनमें इतना विश्वास है तो वो चाहते हैं कि हम लिखना नहीं चाहते, आपस में ही हम अपने आप एक दूसरे को समझ लेते हैं, जो बात हो गई वो पक्की है। तो वो मौखिक भी हो सकता है और ऐसे समझौते जिसके द्वारा भविष्य में होने वाले किसी भी मतभेद, ये समझौता क्यों होता है, संलेख क्यों बनाया गया है, क्योंकि भविष्य में होने वाले मतभेद, सीधी सी बात है कि भविष्य में जब फायदा होने लगता है और जब अधिक फायदा होता है तो इंसान बेईमान होने लगता है। इसीलिए ये संलेख की आवश्यकता होती है कि भविष्य में यदि दोनों के बीच में या अधिक लोगों के बीच में कोई मनमुटाव आता है, मतभेद होता है, तो उस मतभेद का फैसला, अब जब मतभेद होगा, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो फैसला करने वाला कोई होगा, तीसरा व्यक्ति होगा, तो वो फैसला सुगमता से या उनके बीच में भी जो तीसरा साझेदार है वो उस बात को लेकर वो फैसला सुगमता से कर सकता है। उसे ही हम साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। अर्थात आपने देखा होगा, दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति अपनी जो बातें होती है, व्यापार करने से संबंधित जो विशेष बातें होगी, उन बातों को या तो कहीं लिख लेंगे या फिर मौखिक तौर पे उन बातों को याद रख लेंगे कि जो बात हमने हुई की है उस बात पर हम अटल हैं और भविष्य में यदि कोई ऐसी संभावना बनती है मतभेद होने की तो वो लिखित होगा या फिर मौखिक बातें हैं उनके आधार पर फैसला किया जा सके। ऐसे प्रलेख को हम साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। अक्सर करके यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें प्रमुख रूप से कौन सी बातों को लिखा जाता है यह हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जो बातें होगी उनमें साझेदारी संलेख में कुछ बातें जो होगी उसको लिखा जाएगा। जैसे फर्म के लेखे किस प्रणाली से रखे जाएंगे। आपने कक्षा 11वीं में 3-4 प्रणालियों को का नाम सुना होगा और अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा और उन प्रणालियों में सबसे पहले इकहारा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और भारतीय लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, इस तरह के नाम आपने देखा होगा। तो इस संलेख में यदि आप लिख रहे हैं तो आपके लिखने की जो पुस्तकें होगी वो किस प्रणाली में आप लिखेंगे, इस बात को यहाँ पर लिखना होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर
अंतिम खाते जो है आपके वो किस दिन तैयार किए जाएंगे, अर्थात जो अंतिम खाते होते हैं वो वित्तीय वर्ष में तैयार किए जाएंगे, कैलेंडर वर्ष के अनुसार तैयार किए जाएंगे, हिंदी वर्ष के अनुसार तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप उन बातों को लिख सकते हो या मौखिक इन बातों को रख सकते हो। अब देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा अंतिम खाते के बाद में बात आती है हमारी, यहाँ पर आप देखेंगे कि साझेदारों की जो पूंजी है उसका अनुपात, पूंजी का जो अनुपात होगा, अर्थात जब आप व्यापार प्रारंभ करेंगे तो पूंजी कौन कितनी लाएगा। सीधी सी बात, दो साझेदार हैं तो वो तो यही कहेंगे कि भाई फायदा जो होगा वो आपको भी होगा हमें भी होगा, इसलिए आधा पैसा आप लाइए। जैसे 5 लाख रुपए आप लगा रहे हो तो आप भी 5 लाइए, ऐसे हमारे व्यवसाय में 10 लाख रुपए हो जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि साझेदारों की पूंजी का अनुपात पूंजी पर ब्याज देय होगा या नहीं, अर्थात हमने पूंजी लगाया, अब उनके मन में एक विचार आता है कि यदि यही पैसे को हम बैंक में रखते या किसी दूसरे को उधार देते तो वो तो ब्याज देता ना, तो हम इस व्यापार को करेंगे तो वो तो एक एक्टिविटी हो जाएगी, काम करने के बदले में फायदे होगा, लेकिन जो पैसा हम दे रहे हैं व्यापार में इस पर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जैसे हम बैंक में ये पैसे रखते तो हमको मिलता। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो पैसा लगाया हूं उस पर पूंजी पर ब्याज हमें मिलना चाहिए। अब ये बैठ के दोनों इस संलेख में लिख लेंगे कि हाँ भाई पैसे हम इस ब्याज का पैसा सभी लोग निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे, इस पे स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि भविष्य में इस पे मतभेद आ सकता है। इसी प्रकार जो आहरण करते हैं, आहरण यानी अपने निजी प्रयोग के लिए जो पैसा निकालते हैं उसको हम आहरण कहते हैं। तो आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, यह बात भी स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि जब व्यवसाय कर रहे हैं हर एक व्यक्ति की कुछ निजी समस्याएं होती है और उन्हें पूरा करने के लिए वह उस व्यापार में से कुछ पैसा निकालना चाहता है। तो यदि एक व्यक्ति पैसा निकाल रहा है अपने निजी प्रयोग के लिए तो क्या उससे ब्याज लिया जाएगा, क्योंकि जब वह पैसे दे रहा है यहाँ पर पूंजी की और ब्याज लेने के लिए तैयार है तो आहरण करेगा तो हम भी फर्म जो है हमारी वो ब्याज लेगी उससे, तो ब्याज लेने तो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों को दिए गए ऋण पर ब्याज। अब कोई साझेदार ने फर्म से ऋण के रूप में भी पैसा लिया है तो उस पर ब्याज की दर का उल्लेख किया जाता है। यदि यहाँ पर आप दे रहे हैं तो इस संलेख में आप लिख लीजिए कि कितना प्रतिशत आप लोगे या फिर दोगे, यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि हम ये संलेख इसीलिए तैयार कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि ये संलेख की बातें जो है वो हमने यहाँ पे कही। इसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर साझेदारों को वेतन, दूसरा कमीशन। तो जो साझेदार आपके फर्म में काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि यदि हम दूसरी जगह काम करते तो हमको यहाँ से क्या वेतन मिलता, काम करते तो वेतन नहीं तो कमीशन मिलता। यदि आप भी चाहते हैं कि जो काम करने वाले साझेदार हैं उनको वेतन मिले, कमीशन मिले, तो आप इस संलेख में लिखिए उस बात को। और लाभ हानि विभाजन का अनुपात, ख्याति का निर्धारण की विधि, ये बात भी आपको लिखना पड़ेगा कि लाभ हानि का विभाजन आप कैसे करोगे। जैसे हमने पहले कहा था कि पूंजी ला रहे हो तो आप आधा आधा पैसा ला रहे हो, 5-5 लाख रुपए ला रहे हो, तो आप वो पूंजी जो ला रहे हो वैसा लाभ का भी आप एक अनुपात निकाल लीजिए पहले कि आधा आधा लेना है या कम ज्यादा लेना है। और जो आप यहाँ पे समझौता करेंगे उस समझौते को आपको यहाँ पर अपनी डीड में, अपने संलेख में लिखना होगा। और ख्याति निर्धारण
अर्थात व्यापार में जो गुडविल बनेगी, ख्याति बनेगी, आपकी लोकप्रियता बनेगी, उसके कारण आपको जो अतिरिक्त लाभ का फायदा होगा उसका निर्धारण कौन सी विधि से आप करेंगे, इस बात का उल्लेख भी आपको यहाँ पर संलेख में करना चाहिए। इसी प्रकार पांचवा पॉइंट में हम साझेदारों की अवकाश ग्रहण, जो साझेदार होते हैं उनका अवकाश ग्रहण कैसे और मृत्यु पर उनका हम हिसाब कैसे करेंगे, उसका निपटारा कैसे करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे, इनकी विधियां होती है, तो वो विधि का भी आपको यहाँ पे उल्लेख करना चाहिए साझेदारी संलेख में। तो ये कुछ बातें थी जो साझेदारी संलेख से संबंधित थी। अब देखते हैं हम ये जो साझेदारी संलेख है, इनकी जो बातें होती है उन बातों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पर सामान्य बातों के रूप में और दूसरा अकाउंटिंग से रिलेटेड यानी हिसाब किताब संबंधी बातों के रूप में हम यहाँ पे इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो जो सामान्य बातें हैं, ये सामान्य बातों में आप देखेंगे कि पहले फर्म का नाम क्या होगा आपका, ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपको डिसाइड करना होगा, अपनी पुस्तकों में लिखना होगा कि हमारे फर्म का क्या नाम रखें, या सभी मिलके ये एक नाम स्पष्ट करेंगे, तैयार करेंगे। फर्म का पता कि हमारी फर्म किस स्थान पर रहेगी, किस स्टेट में रहेगी, डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, तहसील में रहेगी, वो सब यहाँ पे लिखना होगा। फिर इसके बाद कितने साझेदार हैं, उन साझेदारों के नाम को यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बताना होगा, और कितने साझेदारों ने कितनी पूंजी यहाँ पर लगाई है, व्यापार में पहली बार कितना धन यहाँ पे लगाया है, ये भी यहाँ पे लिखना होगा। और साझेदारी जो आप बना रहे हो वो कितने दिनों के लिए बना रहे हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, अर्थात उसकी अवधि कितनी होगी, इस बात का भी यहाँ पे आप स्पष्ट लेखा कर सकते हैं। तो ये थी सामान्य बातें जिसकी बात हमने की है। इसी प्रकार जो दूसरा हमारा यहाँ पे है वो है कि जो साझेदारी की हिसाब किताब संबंधी जो बातें हैं, इस पर हम बात करेंगे कि साझेदारी की हिसाब किताब संबंधी बातें क्या है। जो सामान्य बातें थी उनको तो हमने समझा, अब देखते हैं हिसाब किताब संबंधी बातें क्या है। तो पूंजी सबसे पहले हम ले लेते हैं कि फर्म की पूंजी कितनी होगी और प्रत्येक साझेदार का उसमें कितना योगदान रहेगा। जो हर एक व्यक्ति साझेदार है उसका कितना योगदान रहेगा, वो कितना पैसा यहाँ पे लगाएगा, और जो साझेदार हैं वो अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएंगे या नहीं लाएंगे, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और यदि दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। इन बातों का वर्णन हमको संलेख में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो पूंजी में कितना कौन पैसा देगा, कौन हिस्सेदारी करेगा, उस पर नगद कौन लाएगा, कौन नहीं लाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये बातों का यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख कर लेना चाहिए। दूसरा, साझेदारों द्वारा आहरण की बात आती है, क्योंकि निजी प्रयोग के लिए पैसे लगते हैं, तो कौन साझेदार जो है वो कितना पैसा ले जाएगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख हमें यहाँ पे कर लेना चाहिए, क्योंकि साझेदार फर्म से निजी कार्य के लिए कितनी अवधि के लिए किस सीमा तक रुपए निकाल सकेंगे और इस में उसमें किस दर से ब्याज लिया जाएगा, इस बात का भी हमें उल्लेख करना चाहिए, ये संलेख में लिख लेना चाहिए हमें। तो ये बातें जो है वो बातों को स्पष्ट करने के लिए ही संलेख यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और उसमें हम ये विशेष बातों को लिख रहे हैं। तो साझेदारों को पारिश्रमिक की बात करेंगे कि लाभ के अलावा यदि कोई साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस, इसके रूप में कोई भी पारिश्रमिक दिया जाने की व्यवस्था है, पहले से हमने संलेख में लिए हैं, तो यहाँ पे हमें उल्लेख करना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि पारिश्रमिक का उसे कितना अधिकार होगा या अधिकार नहीं होगा। वेतन देना है तो लिख लीजिए, नहीं देना तो मत लिखिए। कमीशन यदि दे रहे हो तो लिख लीजिए। तो ये पारिश्रमिक के विषय में कहा गया है कि यदि आपने संलेख में लिख लिया है तो ही इसका उपयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये संलेख से संबंधित बातें हम देख रहे हैं।
चौथा पॉइंट देखिए, लाभ हानि का विभाजन की हम यहाँ पे बात करते हैं और ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जैसे साझेदारी प्रलेख में इस बात का हमें स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि लाभ हानि की गणना जो है तो किस प्रकार से होगी और उसका विभाजन साझेदारों में किस अनुपात में किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति आखिरी काम जो होता है लाभ पाने का, जब व्यापार करता है तो वो चाहता है कि मुझे कितना फायदा हुआ और उसका मैं बंटवारा किस अनुपात में करूं। ये लाभ का विभाजन भी हमें संलेख में कर लेना चाहिए। इसी प्रकार ख्याति के निर्धारण की बात करते हम कि नए साझेदार को प्रवेश देते समय फर्म के विघटन अर्थात समापन की बात की जा रही है। वो उसके समय किसी विद्यमान साझेदार यानी जो फर्म का समापन हो रहा उस समय कितने साझेदार हैं, उन साझेदारों के फर्म के अलग अलग समय ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, इस बात की व्यवस्था भी साझेदारी संलेख में दी जाएगी कि जो व्यवस्था है वो भी हम किस प्रकार करेंगे। ख्याति का निर्धारण करने की जो विधियां होती है उन विधियों को भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। ये था साझेदारी संलेख की दोनों प्रकार की बातों पर हमने प्रकाश डाला। अब आपने देखा कि भाई किसी ने संलेख नहीं बनाया तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन माना जाता है और 12th क्लास में अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कौन से नियम है कि दोनों व्यक्ति ने साझेदारी की, दो या दो से अधिक व्यक्ति ने साझेदारी की, लेकिन हुआ ये कि उन व्यक्तियों ने कोई यहाँ पे अनुबंध नहीं किया और अपना काम प्रारंभ कर दिया, तब कौन से नियम लागू होंगे। तो आप याद रखिए कि जब साझेदारों के बीच कोई लिखित ठहराव, समझौता या अनुबंध या साझेदारी संलेख नहीं हो तो ऐसी दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 में वर्णित नियम लागू होंगे। अर्थात जो साझेदारी अधिनियम है हमारा 1932, इसमें धारा 12 से लेकर धारा 17 तक जो नियम है वो लागू किए जाते हैं। सीधी सी बात, यदि आपने पहले से कोई समझौता नहीं बनाया है, आपने डीड तैयार नहीं किया है, तो आप न्यायालय की शरण में जाएंगे और वहां पे संविधान में जो नियम लिखा हुआ है वो नियम लागू होगा। तो क्या नियम है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रबंध एवं संचालन की बात करते हैं सबसे पहले, तो वहां पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा है कि कार्य का प्रबंध एवं संचालन, जो फर्म आपने तैयार किए हो उस फर्म का संचालन और प्रबंधन सभी साझेदार करेंगे सभी। लेकिन संलेख में कोई नियम आपने पहले बना लिया है तो उस नियम के अनुसार कीजिए, सरकार को कोई समस्या नहीं है। तो प्रबंध और संचालन सभी साझेदार को करना अनिवार्य होगा, यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार देखिए आगे जो दूसरा हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर इन्होंने पूंजी पर ब्याज की हम यहाँ पे बात करते हैं और पूंजी पर जो ब्याज है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे संलेख में लिखा है, अधिनियम 32 में लिखा है कि जो साझेदार हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उन्हें पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपने संलेख में लिख लिया है तो जो लिखा है वो उस दर पे आप दीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही वो संलेख में लिख लिया था। आपने नहीं लिखा है तब ब्याज यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार देखिए आहरण और आहरण पर ब्याज की हम बात करते हैं। जो साझेदारी अधिनियम 1932 है इसमें साझेदारों को आहरण का अधिकार होता है। इन्होंने कहा है कि साझेदार आहरण कर सकते हैं परंतु आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आपने यदि ब्याज के लिए कुछ भी नहीं कहा है तो आपसे जो आहरण करेगा उससे ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको लेना था तो पहले ही संलेख में आपको आहरण पर ब्याज
लिख लेना था कि भाई आहरण पर ब्याज कितना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला, लाभ का जो विभाजन है, इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं हम कि लाभ का विभाजन कितना यहाँ पे किया जाएगा। जो लाभ होगा फर्म का, उसका विभाजन साझेदारों में समान अनुपात में किया जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो जो जितने भी साझेदार होंगे उनका लाभ आपस में समान अनुपात में बांट दिया जाएगा। लेकिन आपने संलेख में यदि कोई नियम बना के रखा है तो वो निश्चित जो नियम हो आपने बनाया है, अनुपात बनाया है, उस अनुपात में विभाजन कीजिए। अधिनियम 1932 से आपको कोई मतलब नहीं है, और यदि अधिनियम में तो समान अनुपात में लिखा है और आपने यदि संलेख में नहीं लिखा है तो इस अधिनियम के अनुसार समान अनुपात में आपको लाभ का विभाजन करना होगा। इसी प्रकार अतिरिक्त पूंजी या फिर ऋण पर ब्याज, आपने कहीं से ऋण लिया है या फिर आप किसी साझेदार ने ऋण के बतौर पर आपको फर्म में दूसरी पूंजी दे दी है। जैसे सभी साझेदारों ने 5-5 लाख रुपए लगाया है, लेकिन कुछ दिन बाद एक साझेदार ऐसा था जिन्होंने 2 लाख रुपए और फर्म को दिया था अतिरिक्त पूंजी के रूप में। तो वो अतिरिक्त पूंजी जो है वो ऋण बतौर मानी जाती है। तो इसके संबंध में क्या नियम है कि यदि कोई साझेदार अपने भाग की निर्धारित पूंजी से अधिक रकम फर्म में लाता है तो वह अतिरिक्त रकम पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा। यहाँ पर अधिनियम 1932 में साफ लिखा है कि आप उस व्यक्ति को जिन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई है या फिर हमने कहीं से ऋण लिया है तो उस पर 6% की दर से ब्याज देना अनिवार्य होगा। ये लिखा हुआ है। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की बात हुई है। अब देखिए आगे पारिश्रमिक, और यहाँ पर फर्म की संपत्ति के उपयोग के संबंध में 2 और बातों को समझ लेते हैं। पारिश्रमिक की बात करेंगे कि किसी भी साझेदार को व्यवसाय में भाग लेने के लिए कोई भी पारिश्रमिक लेने का अधिकार नहीं होगा। ये अधिनियम 1932 में लिखा हुआ है कि किसी भी साझेदार को यदि वो काम करता है तो उसे पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, और यदि दिया जाना था तो आपको पहले ही ये पारिश्रमिक के विषय में लिख लेना था आपके संलेख में, और संलेख में आप यदि लिख लेते तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये था पारिश्रमिक। अगला देखते हैं फर्म की संपत्ति का उपयोग, कि जो फर्म की संपत्ति हमारी उसका उपयोग कौन साझेदार कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। फर्म की समस्त संपत्तियां जैसे ख्याति सहित साझेदार द्वारा केवल फर्म के व्यापार के लिए ही रखी जाएगी एवं प्रयोग की जाएगी। सीधा सीधा यहाँ कहा गया है कि फर्म की संपत्ति का उपयोग फर्म के लिए ही किया जाएगा, निजी प्रयोग के लिए नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान में, अधिनियम में लिखा हुआ है। अब देखते हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कभी कभी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है, अलिखित माल का आहरण। अलिखित माल किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसा माल होता है जिसका लेखा नहीं होता है, और यदि ऐसा माल जिसका लेखा नहीं है और उसका आपने आहरण किया है, अन्य पुस्तकों में नहीं हो पाया है, आपने पुस्तकों में आपकी अकाउंटिंग में उस माल को नहीं दिखा पाए हो, अकाउंटिंग नहीं कर पाए हो, उसे ही हम अलिखित माल के नाम से जानते हैं। और उस माल का निजी प्रयोग के लिए उपयोग कर लिया आपने तो उसका आहरण कहलाएगा वो, अर्थात अलिखित माल का आहरण कहलाएगा। इसका लेखा हम 2 प्रकार से करते हैं। इसे लाभानी नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है पहला तो, और दूसरा इसे साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ये 2 प्रकार से यहाँ पर इसका लेखा किया जाएगा। तो हमने ये बातों को समझा, ये थ्योरी की क्लासेस चल रही है। अब हम इसके बाद में आपको एंट्रीज और प्रैक्टिकल की ओर ले चलेंगे अगली क्लास में।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।